अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 को हमने स्टार्ट किया था और इसका एक लेक्चर हो चुका है। अब ये दूसरा लेक्चर हम दे रहे हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं या जो हमारे कंटेंट्स हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे पहले हमने एम्पियर्स लॉ डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और सिमिलरली ये जो दो टॉपिक्स और दिए गए हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल और चार्ज टू मास रेशो, ये भी हमने कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलिनॉइड पढ़ते हैं और ये बेसिकली एप्लीकेशन है किस चीज़ का, एम्पियर्स लॉ का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सोलिनॉइड क्या चीज़ है और इसको हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसकी फिर वर्किंग किस तरह है। तो सबसे पहले अगर हम सोलिनॉइड की डेफिनेशन को देखें तो सोलिनॉइड हमारे पास एक लॉन्ग वायर होता है जिसको हमने वाउंड किया होता है हेलिक्स की फॉर्म में, यानी द वायर इज़ वाउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, यानी एक स्प्रिंग की शक्ल में हमने एक वायर को अगर वाउंड किया हो तो ये हमारे पास सोलिनॉइड कहलाता है। अब मज़ीद इसकी जो कंस्ट्रक्शन है कि सोलिनॉइड इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय वाइंडिंग अ वायर इन अ क्लोज पैक्ड हेलिक्स अराउंड सिलेंड्रिकल सरफेस, मतलब किसी सिलेंड्रिकल सरफेस के इर्द गिर्द अगर आप वायर को वाउंड कर ले और वो एक हेलिक्स बनाता हो यानी स्प्रिंग का शक्ल बनाता हो तो वो हमारे पास सोलिनॉइड कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो हमारे पास वायर है वाउंड किया गया ये बहुत लॉन्ग है और क्लोजली स्पेस्ड है, यानी ये जो वायर के जो टर्न्स हैं ये आपस में बहुत करीब करीब हैं और बहुत लॉन्ग भी हैं। तो जब इसमें से करंट पास होगा तो इस सोलिनॉइड के इर्द गिर्द, इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और फिर ये पूरा एक सोलिनॉइड जो है या जो वायर वाउंड किया गया है ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसका एक एंड नॉर्थ पोल कहलाएगा और दूसरा एंड इसका साउथ पोल कहलाएगा। तो इसको अगर हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन में देखना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास अगर हम एक सिंगल वायर को ले लें, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, ये एक सिंगल वायर है और इस सिंगल वायर में से सपोज़ ये करंट यूँ जा रहा है, यहाँ से ये ऊपर होते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम राइट हैंड रूल अप्लाई कर लें तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं, इससे इसके बाद इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं और ये इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास जो ऊपर से करंट आता हुआ नीचे की तरफ जो आ रहा है तो इधर भी अगर आप राइट हैंड रूल को अप्लाई कर लें तो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर हम देखें, यानी इस रिंग के अंदर, इस कॉइल के अंदर या इस टर्न के अंदर तमाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ऊपर वाली करंट हैं जो नीचे वाली करंट हैं इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं वो बिल्कुल आपस में करीब करीब है और एक सिमत में है, एक ख़ास डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अलावा जो बाहर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये थोड़े से दूर दूर है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वीक होगा। तो एज ए रिज़ल्ट हम कहते हैं कि हमारे पास एक एंड, इस कॉइल का एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है और दूसरा साउथ, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, जहाँ से निकलते हैं वो नॉर्थ पोल कहलाता है और जहाँ पे ये एंड होते हैं यानी जहाँ पे उनकी वापसी होती है उनको हम साउथ पोल कहलाते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा अगर इस डायग्राम में देख ले तो ये मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा कि सपोज़ इसमें से ये करंट इस रास्ते से दाखिल हो रहा है,
फिर ये ऊपर जा रहा है और वापस आके यहाँ पे ये नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर यहाँ पे आप राइट हैंड रूल अप्लाई कर लें तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं ये, और इधर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं। तो अब इसका जो इंटरनल पोर्शन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इन्हेंस कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और यहाँ पे। तो ये जो अंदर पोर्शन है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये सेम वायर हमने लिया है दूसरे शेप में, यानी यहाँ पे हमने इसको हॉरिजॉन्टली रखा है और यहाँ पे सपोज वर्टिकली रखा है। तो चाहे आप जिस अंदाज में भी इसको रखते हैं, लेकिन आपने जो राइट हैंड रूल है वो अप्लाई करना है, जिसकी मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख पाएंगे, यानी जो उसका पैटर्न बनता है वो आप देख पाएंगे। चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास ये सिंगल टर्न है, यानी एक सिंगल कॉइल है। तो उसकी वजह से सपोज इस वक्त हमारे पास जो फील्ड लाइन जो जिसमें करंट जा रहा है वो यूं जा रहा है, तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस बन रहे हैं वो ये हैं। तो एक पोल नॉर्थ बिहेव कर रहा है और दूसरा साउथ। अब अगर सपोज हम इस तरह कर लें कि एक दूसरा कॉइल ले ले, तीसरा कॉइल ले ले, चौथा कॉइल, यानी ये एक टर्न हो गया, ये दूसरा टर्न हो गया, या तीसरा टर्न हो गया, ये चौथा टर्न हो, जब इनको हम करीब कर लेते हैं तो इससे एक लंबा यानी कि सॉलिनाइड बन जाएगा, या बहुत सारे टर्न्स आपस में मिलके एक सॉलिनाइड बना रहा है। ये एक इमेजिनेशन हो गई। और यहाँ पे आपने सपोज प्रैक्टिकली ये वायर को वाउंड किया है इस तरह, और ये आप इज्यूम कर ले कि ये हमारे पास बहुत लॉन्ग है, और इसमें लॉन्ग होने की वजह से यानी ये टर्न्स बहुत करीब करीब भी हैं। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं, हमारे पास यूं अंदर से ये होते हुए बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं। सिमिलरली ये नीचे भी जो करंट नीचे जा रहा है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास इस सोलिनाइड के अंदर का जो पोर्शन है, जो इंटीरियर पोर्शन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जो बाहर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। जो एक्सटीरियर पोर्शन है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, और जो इंटीरियर पोर्शन है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो हमने देखा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड वो स्ट्रांग है और आउटसाइड हमारे पास फील्ड वीक है। क्यों हमारे पास स्ट्रांग है? क्योंकि यहाँ पे तमाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं और बहुत करीब करीब हैं। तो जितना ये सोलिनाइड का जो लेंथ है ये ज़्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जितना इसमें ज़्यादा होंगे, तो हमारे पास उतना ही जो फील्ड इनसाइड होगा वो स्ट्रांग होगा इस बाहर वाले फील्ड के मुकाबले में। और हम इस बाहर वाले फील्ड को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। अभी इसके बाद जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में बाहर वाले फील्ड को हम निगलेक्ट करेंगे, और हम सिर्फ जो इंटरनल फील्ड है उसको जो है ना उसको मानेंगे, यानी उस इंटरनल फील्ड को सिर्फ हम कैलकुलेशन में उसको कंसीडर करेंगे। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सपोज़ हमारे पास सोलिनाइड का ये जो कॉइल है या टर्न है उसका एक पोर्शन हमने यहाँ पे शो किया है, जो इसका बैकवर्ड पोर्शन है वो यहाँ पे शो नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ पे हम इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ये करंट ऊपर से आ रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ये बैक साइड पे जाएगा और इस तरह हमारे पास ये करंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे करंट ये निकल रहा है और इधर करंट दाखिल हो रहा है। तो जहाँ पे करंट निकल रहा है इस वायर में, यानी ये आउट ऑफ द पेज आ रहा है, तो उसको हमने डॉट से शो किया। यहाँ पे ये डॉट, ये भी डॉट, ये भी डॉट, और इधर जो करंट दाखिल हो रहा है यानी इनटू द पेज जा रहा है उसको हमने क्रॉस से शो किया। ये हम क्रॉस से इसको डिनोट करते हैं। और हमारे पास ये अगर इधर हम करंट की डायरेक्शन चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई कर ले तो हमारे पास
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह ये यू बना रहे हैं और ये यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं, तो फिर हमारे पास ये वाला साइड जो है नॉर्थ कहलाएगा और ये वाला साइड साउथ कहलाएगा। लेकिन जो डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है इसमें हमारे पास करंट यूँ जा रहा है इसमें, तो हमारे पास ये नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास साउथ पोल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये शो किया गया है। अच्छा, अब एक बात है कि हमारे पास आइडियल सोलिनॉइड जो होता है वो वही होता है, या आइडियल सोलिनॉइड इज द वन इन विच द टर्न्स आर क्लोजली स्पेस्ड। जो टर्न्स हैं हमारे पास वो बहुत क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, यानी बहुत करीब करीब होते हैं, ताकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड हमारे पास स्ट्रांग हो। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देख लें कि हमने कहा कि आइडियल सोलिनॉइड वो होता है कि जिसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो बहुत क्लोजली स्पेस्ड हो एंड द लेंथ इज मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द टर्न्स, यानी जो टर्न का रेडियस है उससे कहीं ज़्यादा हो लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, तो ये हमारे पास फिर आइडियल सिचुएशन कहलाएगा। लेकिन ऐसा हमारे पास नहीं हो सकता कि बिल्कुल बहुत ही लंबा हो, बहुत ही मतलब इनफाइनाइट लेंथ हो। हाँ, अलबत्ता ये बात ठीक है कि उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास मच ग्रेटर हो देन द रेडियस ऑफ द टर्न्स। इन दिस केस द एक्सटर्नल फील्ड इज नेग्लेक्टेड एंड द इंटीरियर फील्ड इज कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। ये जो अंदर वाला फील्ड है इसको हम यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग मानेंगे, और बाहर वाला फील्ड जो है इसको हम निगलेक्ट करते हैं। क्यों निगलेक्ट करते हैं? कि क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपस में इनका जो सेपरेशन है वो ज़्यादा है, यानी आपस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर दूर है, तो वो वीक पड़ जाता है, तो इसको हम फिर यानी कि निगलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब एम्पेयर्स लॉ को हम यहाँ पे किस तरह इस्तेमाल करेंगे? जो स्टेप्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि हमारे पास 3-4 स्टेप्स हैं, अब उन स्टेप्स को यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। पहला स्टेप ये है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस इंटीरियर पोर्शन ऑफ द सोलिनॉइड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक इमेजिनरी क्लोज पाथ बनाएंगे जिसको हम एम्पीरियन पाथ कहते हैं या एम्पीरियन लूप कहते हैं, और वहाँ पे हम इसको यानी जो बनाएंगे हमने ऐसा बनाना है कि सपोज मैं पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो ये पॉइंट पी इस एम्पीरियन पाथ में इंक्लूड होगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इस एम्पीरियन लूप को छोटे छोटे यानी कि लेंथ एलिमेंट्स में तकसीम करेंगे, और फिर हर लेंथ एलिमेंट पे हम देखेंगे कि बी और एल आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या किस तरह हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो एम्पीरियन पाथ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ए बी सी डी, और फिर दोबारा वापस ए पे हम आते हैं। तो ए से बी तक को हमने L1 माना है, बी से सी तक को हमने L2 माना है, और सी से डी तक L3 है, और डी से ए तक L4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास एम्पीरियन पाथ है या लूप है, इसका कुछ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड जो इंटीरियर पोर्शन है उसके अंदर है, और कुछ पोर्शन जो है वो बाहर है, यानी एक्सटीरियर पोर्शन पे है। अच्छा, अब स्टेप नंबर 3 ये है कि हमने एम्पियर्स लॉ को इस्तेमाल करना है, और वो हमारे पास है समेशन I = 1 अप टू I = n b डॉट डेल्टा L म्यू नॉट I। तो इसमें अगर हम देख लें ये हमारे पास 1 से लेकर n तक है, हमारे पास जनरली 1 से लेकर n तक है, लेकिन इस एम्पीरियन लूप में या एम्पीरियन पाथ में हमारे पास जो लेंथ एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे I = 1 से लेकर I = 4 तक हमारे पास हैं। अब हमने क्या करना है, हमने हर एक जो लेंथ एलिमेंट है सपोज L1 L2 L3 L4, इन सब पे हमने जो है ना वो B डॉट डेल्टा L का फार्मूला लगाना है, और ये हमने कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देख लें B डॉट L1 प्लस B डॉट L2 प्लस B डॉट L3 प्लस B डॉट L4 इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो सबसे पहले अगर हम देख लें हमारे पास जो B डॉट L1 है, यानी B और L1 का जो
एंगल है आपस में वो 0 डिग्री है, तो B.L1 इज इक्वल टू BL1 cos 0 डिग्री, एंड cos 0 से हमारे पास 1 आता है, तो ये BL1 आ गया। फिर हमारे पास जो सेकंड लेंथ एलिमेंट है B.L2, उसमें अगर हम उस डायग्राम को देख लें तो वो हमारे पास B और L2 का जो एंगल है वो 90 डिग्री आता है, तो BL2 cos 90, तो cos 90 से हमारे पास 0 आता है, तो इससे आंसर 0 आ जाएगा। फॉर द थर्ड एलिमेंट, यानी जो थर्ड लेंथ एलिमेंट है उसके लिए अगर हम देख लें, वो बाहर है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर जो हमारे पास है वो वीक है। द लेंथ L3 लाइज आउटसाइड द सोलिनॉइड, तो इस वजह से हमारे पास जो आउटसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने कंसीडर किया है कि बहुत स्मॉल है, बहुत वीक है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो B.L3 के फार्मूले में B को फिर 0 पुट कर ले, तो इससे हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। और जो चौथा लेंथ एलिमेंट है B.L4, उसमें भी अगर हम देख लें तो हमारे पास B और L4 का जो एंगल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड B और L4, लेंथ एलिमेंट L4, इसके दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 90 डिग्री एंगल है। तो एज ए रिजल्ट इससे जो हमारे पास आंसर आएगा BL4 cos 90, और cos 90 से 0 आता है, तो इससे भी हमारे पास 0 आएगा। अब हमने क्या करना है कि इन इक्वेशंस को, यानी इक्वेशन 2, 3, 4 जो हमारे पास आ गए हैं और 5, इसको इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर लें, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें अब वैल्यूज पुट कर लें, ये सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास BL1 रह जाएगा, तो BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गया, लेकिन इसमें थोड़े से हमने चेंजेस करने होंगे, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल चीज़ है करंट इनक्लोज्ड। जो एम्पेयर्स लॉ को हम अप्लाई करते हैं उसमें से एक स्टेप ये भी है कि आपने करंट इनक्लोज्ड, यानी जितना करंट इसमें जा रहा है वो आपने मालूम करना है। अब हमारे पास करंट इनक्लोज्ड के लिए ये तरीकाकार है कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं। हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स n है, यानी जो सोलिनॉइड है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, n नंबर ऑफ टर्न्स जनरली मैं बात कर रहा हूँ। तो अब अगर हमारे पास एक टर्न में करंट की वैल्यू I है, तो तमाम नंबर ऑफ टर्न्स में हमारे पास करंट की वैल्यू क्या होगी, वो NI कहलाएगी, यानी कैपिटल NI। इसके अलावा हम स्मॉल n को भी डिस्क्राइब करते हैं कि वो हमारे पास क्या चीज़ है। एक तो कैपिटल N है जो कि शो करता है नंबर ऑफ टर्न्स को, तो अगर एक टर्न में करंट I है तो तमाम जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें करंट NI कहलाएगा। और इसके अलावा इफ़ n इज इन स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, तो फिर हमारे पास ये स्मॉल n बराबर हो जाएगा कैपिटल N ओवर L। यहाँ पे मैंने L भी लिखा है और L1 भी लिखा है। L1 इसलिए कि जो हमारे पास जो डायग्राम था उसमें लेंथ एलिमेंट जो इंटरनल पोर्शन में लेंथ एलिमेंट था वो L1 से डिनोट किया गया था, लेकिन अब चूंकि हमारे पास सिर्फ वही रह गया, बाकी सारे डिलीट हो गए, बाकी सारों पे हमारे पास B है और L का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, तो इसको आप L1 भी लिख सकते हो, जनरली L भी लिख सकते हो। तो चूंकि वहाँ पे L1 आ रहा था तो अभी मैं इसको कंटिन्यू करते हुए L1 लिख रहा हूँ। तो मेरे पास स्मॉल n बराबर है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के, एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स आपके पास आ रहे हैं, तो मेरे पास n डिवाइडेड बाय L1। अब द टोटल करंट थ्रू द रेक्टेंगुलर पाथ इज NI, और इस कैपिटल N की जगह आप ये स्मॉल n और L1 ये लिख दें। तो इस इक्वेशन को अब इस इक्वेशन 6 में पुट कर लें, यानी जो करंट इनक्लोज्ड है इसमें पुट कर ले, तो जब इसमें हम पुट कर लेंगे BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट n L1 इंटू I। L1 और L1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B इनसाइड द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड का जो इंटीरियर पोर्शन है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड B की जो कीमत है, जो मैग्नीट्यूड है, वो इसके बराबर है म्यू नॉट NI के। सो वी हैव कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटरनल पोर्शन ऑफ द सोलिनॉइड थ्रू द एम्पियर्स लॉ।
अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में हम बात करते हैं डिपेंडेंस की, यानी हमने जो मैग्नेटिक फील्ड बी कैलकुलेट किया है इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ सोलिनॉइड, वो अब किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द करंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट सप्लाइड टू द सोलिनॉइड। जब हमारे पास करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हमारे पास ज़्यादा होगी। जब हमारे पास करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास कम होगा, यानी करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा, करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास कम होगा। तो ये डिपेंडेंस है। दूसरी बात कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलिनॉइड प्रोवाइडेड दैट इफ द लेंथ इज कांस्टेंट। यानी हमारे पास सपोज एक सोलिनॉइड है कि जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और दूसरा सोलिनॉइड है कि जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, आल्दो के लेंथ उनका सेम है। तो याद रखें कि जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स करीब करीब होंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इंटीरियर पोर्शन में है वो बहुत क्लोजली होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास स्ट्रांग होगा। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे वो हमारे पास स्ट्रांग फील्ड प्रोवाइड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो यहाँ पे हम देखें ये N1 इज़ ग्रेटर देन N2, सो मैग्नेटिक फील्ड B इज़ ग्रेटर फॉर N1, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड B इज़ लेस फॉर द नंबर ऑफ टर्न्स N2, जिसमें हमारे पास N2 टर्न्स हैं, यानी दूसरे सोलेनॉइड की केस हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड B इज़ इनवर्सली रिलेटेड विद द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। जो हमारे पास सोलेनॉइड है उसकी लंबाई के साथ B का ताल्लुक इनवर्सली है, यानी अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट हो और दो सोलिनॉइड हो, एक छोटा सोलिनॉइड हो जिसकी लेंथ कम है और दूसरी की लेंथ ज़्यादा है, तो इस केस में अगर हम देख लें हमारे पास इस सोलिनॉइड में L और इस यानी दोनों का सपोज हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कांस्टेंट है लेकिन लेंथ डिफरेंट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्न्स हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी 5 टर्न्स है, लेकिन यहाँ पे लेंथ बड़ा है और यहाँ पे लेंथ छोटा है। तो इस पहले वाले सोलिनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो करीब करीब है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी की जो लाइंस है वो भी करीब करीब होंगे, करीब करीब, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा वो स्ट्रांग होगा। तो इस वजह से इफ द सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू दीज टू सोलिनॉइड which have same number of turns, n is equal to 5, but L1 is less than L2, then the magnetic field produced inside the solenoid will with length L1 will be greater than the field inside the solenoid with length L2। यानी हमारे पास जो सोलिनॉइड L1 है जिसकी लंबाई छोटी है इस दूसरे से, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ दो तीन जनरल सवालात हैं। एक क्वेश्चन ये है कि कटिंग द सोलिनॉइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड इफ द सेम करंट इज पास्ड थ्रू द टू कॉइल्स, यानी ये आपके पास एक सोलिनॉइड है उसको आपने बिल्कुल हाफ में तकसीम किया है, नंबर ऑफ टर्न्स भी हाफ है, लेंथ भी हाफ है, यानी ये L/2 कर दिया। इससे पहले ये L था, आपने इसको L/2 कर दिया, यहाँ पर भी L/2, और नंबर ऑफ टर्न्स को भी आपने बिल्कुल इक्वली तकसीम किए, n प्राइम इज इक्वल टू n/2, इधर भी n प्राइम इज इक्वल टू n/2। लेकिन करंट जो पास हो रहा है अगर वो सेम अमाउंट ऑफ करंट है तो याद रखें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड B होगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने शो किया है कि बिफोर द कटिंग ये है और आफ्टर कटिंग हमारे पास ये है, तो अगर ये n प्राइम n/2 के बराबर है और L प्राइम L/2 के बराबर, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वही दोबारा वही चीज़ आ जाएगा, तो B प्राइम इज इक्वल टू B या B इज इक्वल टू P प्राइम, ठीक है। दूसरी बात,
If the solenoid coil is compressed, that is the number of loops are increased, then the magnetic field will be increased. अगर सोलिनॉइड को आपने फॉर एग्जांपल कंप्रेस करने के नंबर ऑफ टर्न्स आपने ज़्यादा कर दिए, लूप्स आपने ज़्यादा कर दिए, ठीक है, तो फिर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंक्रीज होगा. और तीसरा ये है कि व्हाट इज़ द डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन द रेडियस ऑफ द कॉइल. तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द टर्न्स. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे. अच्छा, यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर विद इन द सोलिनॉइड कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड बी. अगर हम इस सोलिनॉइड के अंदरूनी पोर्शन में अगर सॉफ्ट आयरन कोर रख दें, यानी ये जो कोर है, इंटरनल पोर्शन है, अगर कोर सॉफ्ट आयरन से बना हो सोलिनॉइड का, तो फिर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारे पास वो कोर भी बेसिकली मैग्नेटाइज हो जाता है. तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को इन्हेंस करते हैं, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो नेट होगा वो इंक्रीज होगा. दूसरा एक क्वेश्चन है कि अगर सपोज आपके पास एक सोलिनॉइड है जो जिसकी रेडियस थोड़ा सा बड़ा है, यानी इफ अ सोलिनॉइड हैविंग n टर्न्स with bigger radius has enclosed another solenoid of small radius. यानी इस बिगर टर्न वाले सोलिनॉइड के अंदर सपोज हमने अगर स्मॉल रेडियस वाला सोलिनॉइड रख दिया इस तरह किसी तरीके से, तो अगर इनमें करंट की डायरेक्शन सेम होगी और सेम अमाउंट ऑफ करंट हमने इसको प्रोवाइड किया है, तो फिर हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन दोनों का ऐड होगा और हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 2B कहलाएगा. और इसी प्रॉब्लम को अगर हम इस तरह ले लें कि दोनों हमारे पास वही सेम सोलिनॉइड्स है, एक रेडियस फॉर एग्जांपल बड़ा है दूसरे का छोटा है, और उसमें हमने इसको यूं किसी तरीके से प्लेस कर दिया, लेकिन करंट्स की जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट हो, तो फिर इस सूरत हाल में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड B होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि ये एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे. अच्छा, एक और सवाल है कि अगर सपोज आपके पास ये दो सोलिनॉइड्स हैं और उनको आपने पैरेलल रखा हुआ है, तो अगर हम इनको सेम अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करते हैं तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा. इस ऊपर वाले सोलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यानी ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें और यहाँ पे जो नीचे वाला सोलिनॉइड है इसका भी नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं. यहाँ पे ये एक दूसरे को अगर आप देख ले तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है और इधर वीक फील्ड है, तो हमारे पास हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीकर की जानिब फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो इसलिए हमारे पास जो फोर्स होगा वो ये दोनों एक किस्म के फोर्स अप्लाई करेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी दीज टू कॉइल्स प्लेस्ड पैरेलल विल रिपेल ईच अदर. अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो इस तरह कर ले कि ये किताब से आप लोग देख ले, क्योंकि ये जस्ट उन्होंने वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की यूज़ बताए गए हैं, तो वो आप लोग किताब से खुद ही देख ले. तीसरा हमारे पास टॉपिक है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक चार्ज पार्टिकल Q को हम अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पे क्या असर होगा, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो हम इस तरह करते हैं कि फोर्स ऑन द मूविंग चार्जेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करते हैं. सपोज़ हमारे पास ये एक मैग्नेट है जो नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पे सिर्फ हमने दिखाए हैं, और इसमें आप परपेंडिकुलरली किसी भी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, तो अब इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स लगेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो किस जानिब होगा इसको हम डिस्कस करते हैं. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अच्छा, यहाँ पे अगर हम देख लें, याद रखें कि जो मूविंग चार्जेस होते हैं, मूविंग चार्जेस की वजह से उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ये हांस ओरेस्टेड ने
हमने पढ़ा भी है, उसने ये कहा है कि आपके पास जो मूविंग चार्जेस होते हैं उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो उसने राइट हैंड रूल से बताया है। तो हमारे पास एक चार्ज है जो कि मूव करता है, तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, और उस चार्ज पार्टिकल को हमने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर प्रोजेक्ट किया है या उसको दाखिल किया है। अब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है और चार्ज पार्टिकल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में दोनों इंटरेक्ट करेंगे। जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इनकी वजह से एक नेट फोर्स अमल में आएगा, मैग्नेटिक फोर्स वो प्रोड्यूस होगा और वो इस चार्ज पार्टिकल पे एक्ट करेगा। अब इस चीज को हमने यहां पे देखना है। तो याद रखें कि जो मैग्नीट्यूड है ऑफ द फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q, टू द वेलोसिटी एंड टू द मैग्नेटिक फील्ड B एंड टू द एंगल थीटा। यानी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स डिपेंड करती हैं चार्ज पार्टिकल की मैग्नीट्यूड पे और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे, कि अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स उस पर अमल करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बी पर भी डिपेंड करता है और एंगल पर डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर प्रोजेक्ट किया है वो किस तरीके से प्रोजेक्ट किया है, वो आपने पैरेलल प्रोजेक्ट किया है या परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया है। यानी एंगल थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 0 बना रहा है या थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बना रहा है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो जब इन तमाम वैल्यूज़ को, ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशंस की शक्ल में लेके इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये हमारे पास अब अगर देख ले F इज इक्वल टू क्यू वी बी बनता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू को मैंने 1 पुट कर दिया, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स रिटन इन टर्म्स ऑफ अ वेक्टर, यानी वेक्टर की शक्ल में अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, वेलोसिटी और बी का। यानी बी और वी के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद यानी हमारे पास जो नया वेक्टर आता है वो हमारे पास F है, तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो दिस इज, यू कैन से द एग्जांपल ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज द मैग्नेटिक फोर्स, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल को आपने किस डायरेक्शन से प्रोजेक्ट किया है मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो ये इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ज़ाहिर है ये एंगल थीटा पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि ये एंगल थीटा की डिपेंडेंसी को यहाँ पे अगर हम देख लें कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज़ ज़ीरो, ये मतलब डिपेंडेंसी भी है और साथ साथ हमने स्पेशल केस के तौर पर भी इसको लिखा है कि अगर वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो हो चार्ज पार्टिकल की तो ज़ाहिर है फोर्स तो फिर ज़ीरो होगा उस पर, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा, तो फिर तो हमारे पास सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड है और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस लिहाज से फिर फोर्स ज़ीरो है। दूसरी बात यह है डिपेंडेंसी की, जो अभी मैं बात कर रहा था, कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास थीटा 0 हो या 180 डिग्री हो, दोनों केसेस में क्यू वी बी साइन 0 या साइन 180 डिग्री से हमारे पास 0 आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा अगर चार्ज पार्टिकल को आप पैरेलल प्रोजेक्ट कर दें इन द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट कर ले मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो उस वक्त हमारे पास जो एंगल बनेगा वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी बी साइन थीटा या साइन 90 से 1 आता है, वो मैक्सिमम फोर्स आएगा, यानी मैक्सिमम फोर्स अमल करेगा इस चार्ज पार्टिकल पे और वो बराबर है क्यू वी बी के। सो मैक्सिमम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द चार्ज पार्टिकल इफ इट इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो किसी चार्ज पार्टिकल पे लगती है, जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड बी इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको प्रोजेक्ट करते हैं, ये हमने उसके बारे में पढ़ा। अब इस तरह करते थोड़ा सा इस चीज़ को डिराइव करते हैं। हमने बेसिकली यहाँ पे जो इक्वेशन 1 2 3 4 लेके ये हमने तो डिराइव नहीं की, ये तो हमने जस्ट प्रोपोर्शनलिटी के लिहाज से बात की कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, और आखिर में हमने ये इक्वेशन लिख दिया। अब हम इस तरह करना चाहते हैं कि इस इक्वेशन को
डिराइव करना चाहते हैं कि ये बेसिकली आया कैसे हैं। हमारे पास ये बराबर है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो इसको डिराइव करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।